T20 क्रिकेट के डेटाबेस पर अगर एक नज़र डाली जाए तो मतलब एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला आंकड़ा सामने आता है। हाँ, वो 90% वाला आंकड़ा। 90 नहीं, 95%। मतलब डेटा साफ कहता है कि अगर कोई टीम पहले 8 ओवरों के भीतर अपने 5 विकेट खो दे तो उस मैच में उनकी हार की संभावना 95% से भी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे परिदृश्यों में अक्सर मैच एकदम एक तरफा हो जाते हैं। मतलब ये वो स्थिति होती है जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन ही मान लिया जाता है। वही तो, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? आज के इस डीप डाइव में हमारे पास एक ऐसे ही मुकाबले का पूरा रणनीतिक खाका है। हम पिच मैप्स और डेटा पर बात करेंगे। हाँ, और ये मुकाबला कोई ऐसा वैसा मुकाबला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये मैच था प्लेऑफ के शिकारी कही जाने वाली गुजरात टाइटंस और पॉइंट्स टेबल पर राज कर रही पंजाब किंग्स के बीच। सही कहा। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्या T20 क्रिकेट का फैसला वास्तव में सिर्फ पावर प्ले में ही हो जाता है? हम समझेंगे कि कैसे गुजरात ने पंजाब को मात दी और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की रणनीति क्या थी। देखिए, इस पूरे मैच की नींव तो टॉस के समय ही रखी जा चुकी थी। मतलब गुजरात टाइटन्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये कोई आम फैसला नहीं था। ये पिच की बनावट को देखकर लिया गया एक विशुद्ध रणनीतिक कदम था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। पिच काली मिट्टी की थी, लेकिन उस पर हल्की घास भी छोड़ी गई थी, अगर मैं सही समझ रही हूं तो। हाँ, काली मिट्टी पानी को सोख कर रखती है। बिल्कुल, जिससे सतह पर एक तरह की सख्ती आती है। अब आप ही बताइए, जब उस सख्त सतह पर घास की परत होती है तो ये तेज गेंदबाजों के लिए तो एक तरह से दोधारी तलवार बन जाती है ना? एकदम सटीक बात कही आपने। घास की वजह से गेंद पिच पर टप्पा खाने के बजाय उस घास को ग्रिप करती है और फिर वहां से अचानक दिशा बदलती है, जिसे हम सीम मूवमेंट कहते हैं। जी हाँ। साथ ही काली मिट्टी की जो सख्ती है ना, वो उस गेंद को अतिरिक्त उछाल भी देती है। यानी बल्लेबाज को न तो गेंद की लाइन समझ आती है और न ही उसकी ऊंचाई। वाह, बाप रे। इस वैज्ञानिक पहलू को समझने के बाद आगे के आंकड़ों पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी क्रिकेट प्रेमी इस गहन विश्लेषण को सुन रहे हैं वो अपने YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार इंसाइट्स लाते रहते हैं। बिल्कुल। खैर, वापस पावर प्ले पर आते हैं। चलिए, सबसे पहले इस पावर प्ले के आंकड़ों को खोलते हैं। पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर के साथ जो हुआ वो महज एक पतन नहीं था, वो एक रणनीतिक विध्वंस था। सही शब्द इस्तेमाल किया। 8.4 ओवर 47 रन्स और 5 विकेट। अगर केवल पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले के स्कोर को देखें तो वो 35 रन पर 3 विकेट था। बहुत ही खराब शुरुआत। प्रियांश आर्या, कूपर कनोली, प्रभु सिमरन सिंह, नेहल वडेरा और श्रेयस अय्यर। मतलब पंजाब की पूरी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हाँ, लेकिन यहां मैं ये समझाना चाहूंगा कि ये सिर्फ खराब बल्लेबाजी नहीं थी। ये मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा की सटीक स्विंग का नतीजा था। वो जो हल्की घास वाली पिच का फायदा उन्होंने उठाया। बिल्कुल। उन्होंने जो सीम मूवमेंट प्राप्त की उसने बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ मुझे एक सैद्धांतिक उलझन है। जब सामने सिराज और रबाडा जैसे गेंदबाज आग उगल रहे हों, गेंद सीम कर रही हो, तो क्या T20 में हमेशा पहली ही गेंद से आक्रमण करना सही है? यही तो बहस है। मतलब क्या पंजाब के बल्लेबाजों को पिच का मिजाज समझने के लिए थोड़ा समय नहीं लेना चाहिए था? टेस्ट मैच की तरह शुरुआत के 1-2 ओवर संभल कर निकाल लेते। देखिए, ये आज के क्रिकेट की सबसे बड़ी दिक्कत है। आधुनिक T20 क्रिकेट में अटैक एट ऑल कॉस्ट्स यानी हर हाल में आक्रमण करने का एक अंधा नियम बन गया है कि बस मारना ही है। हाँ, बल्लेबाज ये मानकर चलते हैं कि अगर डॉट बॉल खेली तो रन रेट का दबाव बढ़ जाएगा। इसी डर का फायदा सिराज और रबाडा ने उठाया। मतलब उन्होंने बल्लेबाजों के शरीर के करीब गेंदबाजी की, जहां हाथ खोलने की बिल्कुल जगह नहीं थी। और पंजाब के बल्लेबाजों ने परिस्थितियों का सम्मान नहीं किया। गेंद स्विंग हो रही थी और वे बिना गेंद की लाइन में आए आड़े तिरछी शॉट्स खेलने गए। नतीजा ये हुआ कि उनका संपर्क गेंद से नहीं बल्कि हवा से हुआ और विकेट गिरते गए। बिल्कुल। इसी को कहते हैं मानसिकता का खेल। लेकिन अगर ये मैच यहीं खत्म हो जाता तो हमारी ये चर्चा इतनी लंबी नहीं चलती। 5 विकेट गिरने के बाद भी पंजाब ने हार नहीं मानी। उस 95% वाले हार के आंकड़े को धत्ता बताते हुए जो पलटवार हुआ वो कमाल था। अगर हम डेटा के नजरिए से पंजाब की पारी को 3 स्पष्ट चरणों में बांटें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी उभरती है। बताइए।
फेज 1 यानी शुरुआती संघर्ष, जहां 35 रन पर 3 विकेट थे और रन रेट था केवल 5.83 का, जो कि T20 में बहुत ही धीमा है। लेकिन फिर आता है फेज 2 यानी वापसी का दौर। यहां 83 रन बने, केवल 2 विकेट गिरे और रन रेट उछलकर 9.22 पर पहुंच गया। अरे वाह, क्या जबरदस्त वापसी थी। और फिर फेज 3 यानी फिनिश, जहां 45 रन बने 4 विकेट खोकर 9 के रन रेट से। ये जो फेज 2 की वापसी थी, ये सच में शानदार थी। लेकिन इसी बीच एक नाम उभर कर आता है, द डिस्ट्रॉयर, जेसन होल्डर। ओहो, होल्डर का वो स्पेल। 4 ओवर 24 रन और 4 अहम विकेट। और विकेट भी किनके? श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस जो 40 रन बनाकर सेट थे, नेहल वढेरा और जेवियर बार्टलेट। होल्डर का वो स्पेल ही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर हम होल्डर के रडार पिच मैप को डिकोड करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा गुड लेंथ और बैक ऑफ अ लेंथ का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये बैक ऑफ अ लेंथ थोड़ा समझाइए। मतलब जब गेंदबाज यॉर्कर या फुल लेंथ से थोड़ी पीछे गेंद गिराता है। होल्डर की लंबाई बहुत ज्यादा है। जब वो उस काली मिट्टी की सख्त पिच पर उस लेंथ से गेंद डालते हैं तो उछाल बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई बहुत लंबा टेनिस प्लेयर शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह खेल रहा हो, जो जानता है कि किस मोहरे को कब और कहां फंसाना है। गेंद आपके रैकेट पर सीधे आने के बजाय अचानक उछलकर आपकी छाती की तरफ आ रही है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। उस उछाल से पंजाब के बल्लेबाज हावी नहीं हो सके। होल्डर ने उन्हें पीछे धकेल दिया, क्रीज के अंदर बांध दिया। और स्टोइनिस का विकेट इसी रणनीति का बेहतरीन नमूना था। इसी स्पेल की बदौलत पंजाब की टीम 164 रनों पर सिमट गई। हाँ, जो कि एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था। और शुरुआत में ही कप्तान शुभमन गिल महज 5 रन पर आउट हो गए। अब इस रोमांचक चेस पर बात करने से पहले याद दिला दूं, ऐसी ही जबरदस्त रणनीतिक चर्चाओं के लिए अपने YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें। तो हाँ, गिल के आउट होने के बाद क्या हुआ? वहां से साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने 50 रन की बहुत ही समझदारी भरी साझेदारी की। बटलर ने 23 रन बनाए। यहाँ पर मैं इस मैच के 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रदर्शनों की तुलना करना चाहूंगी। T20 क्रिकेट के 2 सफल बैटिंग टेम्पलेट। एक तरफ थे पंजाब के सूर्यांश शेडगे, जिन्हें हम दी अग्रेसर कह सकते हैं। हाँ, शेडगे ने काउंटर अटैक किया था। 196.55 की स्ट्राइक रेट, 5 छक्के और 3 चौके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे गुजरात के साई सुदर्शन, दी एंकर। 37 गेंदों में 57 रन, 154.05 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके और 1 छक्का। इनकी भूमिका स्थिरता देने की थी। शेडगे का काम था दिमागी तौर पर गेंदबाज पर हमला करना, जबकि सुदर्शन की पारी एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह थी। उन्होंने बिना जोखिम लिए मैदान के हर खाली हिस्से में रन बटोरे। तो मेरा एक सवाल है, चर्चा को थोड़ा रोचक बनाते हैं। एक आदर्श T20 टीम में शेडगे जैसे आक्रामक बल्लेबाज ज्यादा जरूरी हैं या सुदर्शन जैसे एंकर जो विकेट गिरने पर पारी संभाल सके? सच कहूं तो एक सफल टीम को दोनों की जरूरत होती है। सुदर्शन जैसे खिलाड़ी इमारत की नींव हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि ढांचा गिरे नहीं, और शेडगे जैसे खिलाड़ी उस ढांचे को शानदार बनाते हैं। सही कहा। अगर सुदर्शन एक छोर नहीं संभालते तो गुजरात की पारी भी पावर प्ले में ही ढह सकती थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गुजरात की पारी लड़खड़ाने लगी। स्कोर 140 रन पर 5 विकेट पर अटका। हाँ, वैशाख ने सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन को आउट कर दिया। और उसके तुरंत बाद यानसेन ने खतरनाक राहुल तेवतिया को पवेलियन भेज दिया। मतलब रिक्वायर्ड रन रेट जो कंट्रोल में था, वो अचानक रेड जोन में चला गया। मैच पूरी तरह खुल गया। इसे ही डेथ ओवर्स का असली दबाव कहते हैं। और 20वें ओवर का ड्रामा तो बाप रे। चलिए इस आखिरी ओवर का गेंद दर गेंद विश्लेषण करते हैं। समीकरण था 6 गेंदे 11 रन। गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस, क्रीज पर अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर। 19 दिसंबर 1 ओवर पहली गेंद, स्टोइनिस ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन अरशद खान का शानदार चौका। 4 रन मिल रहे। अब 5 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। 19.2 ओवर, दूसरी गेंद हवा में शॉट, लेकिन कैच छूट गया। एक बड़ा जीवनदान। ये बहुत बड़ी गलती थी। भागकर 2 रन ले लिए उन्होंने। मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा है कि क्या होता अगर वो कैच पकड़ लिया जाता, तो नतीजे पर क्या असर पड़ता? मोमेंटम पूरी तरह से बदल जाता। नया बल्लेबाज आता, उस पर दबाव होता। 19.3 ओवर, तीसरी गेंद, प्ले एंड मिस, दबाव बढ़ा, कोई रन नहीं। 19.4 ओवर, चौथी गेंद, सिंगल लेकर सुंदर को स्ट्राइक मिली। अब 2 गेंदों में सिर्फ कुछ रन चाहिए थे। और 19.5 ओवर, पांचवी गेंद, वॉशिंगटन सुंदर का विजयी छक्का,
6 रन। बस मैच वहीं खत्म हो गया। तो इस पूरे घटनाक्रम का आखिर मतलब क्या है? इस जीत हार के अंतर को अगर रणनीतिक तराजू पर तौलें तो वो क्या मुख्य कारण थे? 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, पावर प्ले का अंतर। गुजरात के पेसर्स ने पंजाब को 35 रन पर 3 विकेट पर रोका, जबकि गुजरात ने पहले 6 ओवर में 58 रन बनाए और केवल 1 विकेट खोया। मतलब ये गैप बहुत बड़ा था। और दूसरा है डेथ ओवर्स का दबाव। अंतिम 2 ओवरों में बढ़ते रन रेट के बावजूद गुजरात के बल्लेबाजों ने अपने जज्बात पर काबू रखा, कोई पैनिक नहीं किया। और तीसरा बिंदु, इम्पैक्ट प्लेयर नियम का सटीक इस्तेमाल। विकेट गिरने पर बैटिंग डेप्थ को संतुलित करने के लिए गुजरात ने इसका बेहतरीन उपयोग किया। बिल्कुल सही। और इन सब का सीधा असर पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण पर पड़ा है। पंजाब किंग्स 1 हार के बावजूद 13 अंकों के साथ नंबर 1 स्थान पर बरकरार है। हाँ, वो अभी भी टॉप पर हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ 10 अंकों के साथ सीधा 5वें स्थान पर छलांग लगा चुका है। इसका मतलब है कि टॉप 4 की लड़ाई अब और भी मजेदार हो गई है। प्लेऑफ की ये रेस अब पूरी तरह खुल गई है और हर मैच नॉकआउट जैसा है। इस रेस में हमारे साथ बने रहने के लिए अपने YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर हम पूरे मैच का एक सार निकालें तो इस मैच ने साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट सिर्फ बड़े शॉट्स का खेल नहीं है। बिल्कुल। ये सही समय पर सही रणनीति का खेल है, जैसे सुदर्शन की एंकर पारी और होल्डर का लेंथ वेरिएशन। सही कहा आपने। आज की मैच को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या T20 क्रिकेट में पावर प्ले ही वास्तव में मैच का परिणाम तय कर देता है? पंजाब ने मध्य ओवरों में शानदार वापसी की थी, लेकिन क्या पहले 6 ओवरों में खोया हुआ मोमेंटम ही अंततः उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या खराब शुरुआत की भरपाई पूरी तरह से हो सकती है? इस पर विचार कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही दिलचस्प रणनीतियों के साथ। तब तक खेल का आनंद लेते रहें।